जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। 1 सितंबर की रात को जिला मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर वारासुनी रोड आरटीओ ऑफिस के पास साइकिल चालक को मोटरसाइकिल चालक ने टक्कर मार दी। इस घटना में इंद्रदयाल ठकरेले उम्र 45 वर्ष निवासी जोड़ापाट कायदी की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। मृतक के परिजनों से मिल रही जानकारी के अनुसार इंद्रदयाल ठकरेले ग्राम डोंगरिया स्थित कावड़े के फार्म हाउस की देखरेख का काम करता है। 1 सितंबर की रात्रि 8 बजे इंद्रदयाल एक व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल से डोंगरिया से अपने घर जोड़ापाट कायदी जा रहा था। तभी वारासुनी रोड आरटीओ ऑफिस के पास घाट में मोटरसाइकिल सामने से आ रही साइकिल से टकराकर अनियंत्रित हो गई, जिससे मोटरसाइकिल में सवार इंद्रदयाल ठकरेले सहित 2 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन इलाज के दौरान इंद्रदयाल ठकरेले की मृत्यु हो गई। घटना इस प्रकार हुई थी कि कल मैं घर जस्ट पहुंचा, उसके बाद फिर मेरे मोहल्ले से मेरे चाचा एक वो बालाघाट से घर जा रहे थे, तो उनने देखा कि पापा का एक्सीडेंट हो गया रोड किनारे। तो उनने फिर घर पर आकर बताया। उसके बाद मैं भाई चाचा लोग गए वहाँ पर। उसके बाद पापा एम्बुलेंस आई और उनको वहाँ से बिठाकर हॉस्पिटल लेकर आए। तो कितने बजे की बात है? ये लगभग 8 बजे की बात है। 8 बजे की बात है जी। तो ये कहाँ से आ रहे थे? ये अपने काम से घर जा रहे थे। कहाँ काम करने? ये कावड़े जी का जो फार्म हाउस है वहाँ पर काम करते हैं, वहाँ से अपने काम से घर जा रहे थे उस टाइम। ये तो हो नहीं पाया, बट गिरे हुए थे। एक बाइक रखी हुई थी वहाँ पर और 2 लोग गिरे हुए थे। एक पापा थे मेरे और एक पता नहीं कौन थे। हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गुनई के 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे, जिन्होंने कलेक्ट्रेट एवं एसपी कार्यालय पहुंचकर गांव में अवैध रूप से हो रहे शराब विक्रय को बंद कराए जाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम गुनई में पिछले 1 साल से शराब बेचा जाना शुरू हुआ था, लेकिन वह चोरी छुपे किया जा रहा था। लेकिन अब पिछले 1 माह से खुलेआम शराब का विक्रय किया जा रहा है, जिसके कारण गांव का माहौल खराब हो रहा है। गांव में शराब विक्रय किए जाने के कारण गांव की जनता बहुत परेशान है। इसके कारण घरों में विवाद के मामले ज़्यादा बढ़ गए। शराब विक्रय किए जाने को लेकर ग्रामीणों के द्वारा इसके पहले भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण ग्रामीणों को एकजुट होकर वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय में पहुंचना पड़ा है। हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में 1 बार 2 बार हट्टा थाने में इसकी सूचना की गई, लेकिन फिर भी हट्टा थाना भी इससे कोई गौर नहीं कर रहा है। ऐसी विषम परिस्थिति में हमारी ये समस्या है सर। हमारे गांव में दारू बिकती है, खुलेआम दारू बिकती है। गांव में लोग आते हैं, उनके यहाँ दारू पीते हैं, मनमानी अभद्र शब्दों का व्यवहार करते हैं। उनसे हमारे गांव की महिला बच्चे लोगों परेशान है और उसका प्रभाव बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर गलत गिरता है। अब ऐसा 1 साल हो गया, लेकिन दबे था, लेकिन ओपनली खुलेआम 1 माह से ज्यादा हो गया है। हमारे गांव में दारू बिकती है, हमको बंद कराना है। हमको आपत्ति है, बच्चे लोग का आगे तक का भविष्य खराब होते जा रहा है। और दारू सब आदमी लोग दारू पी के आते हैं, घर में पति पत्नियों को परेशान करते हैं। ये समस्या सर 1 साल से हो गया, लेकिन अभी 1-2 हमने तो हट्टा थाना में सब कार्रवाई की है सर, कोई मान नहीं रहा है वहाँ पर। जनपद पंचायत वारासुनी के अंतर्गत ग्राम पंचायत कौलीवाड़ा की गलियों में सड़कों पर गंदगी बह रही है, परंतु उसकी साफ सफाई पर पंचायत के द्वारा किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों को स्वयं साफ सफाई करनी पड़ रही। पंचायत की इस कार्यप्रणाली से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। वो उनके द्वारा पंचायत से साफ सफाई कर नाली निर्माण करने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पूरे ग्राम में नाली का निर्माण नहीं किया गया है और जगह जगह लोगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए हैंडपंप लगा दिए गए हैं और उस हैंडपंप में सोक टैंक का निर्माण नहीं किया गया, जहां से ग्रामीणों के द्वारा जब भी पानी भरा जाता है तो वेस्टेज पानी रोड पर बहता है, जो सड़क किनारे मिट्टी, धूल और अन्य चीज़ों से मिलकर गंदगी बनाता है और सड़कर बदबू आती है। समस्या वही है पानी की, जो गलियों में बह रहा है, मनमानी गंदगी फैल रही है। तो सोक गड्ढा वगैरह नहीं बनाया गया क्या? सोक गड्ढा बनाए थे, बुझा दिए। तो पंचायत से आपने मांग नहीं की है क्या? पंचायत से मांग कर रहा तो यार खुलते है कि तुम ही काम करो, हम कहाँ का पैसा देंगे।
तो अभी किस प्रकार की समस्या हो रही है जो कीचड़ होता है तो? हाँ, समस्या वही है, पब्लिक मनमानी गाली दे रही है हम लोगों को। और जैसे मच्छर मक्खी भी होते होंगे, मच्छर भी बहुत परेशान कर रहे हैं, गंदगी फैल रही है, तबीयत खराब हो रही है लोगों की। समस्या यही है कि मेरे घर के सामने एनी टाइम ये कीचड़ रहता है, पानी रहता है, गंदगी रहती है। किस कारण से? ये हैंडपंप है पास में, यहाँ नाली भी नहीं है, हैंडपंप का ना गड्ढा है ना कुछ है। तो इसको हम लोग जब देखो जब हम सफाई करते जाते हैं वही है, और फिर 2 दिन में जैसे मोटरसाइकिल आई, कोई वाहन है, जैसे कि वैसे हो जाता है। वो हम लोग यहाँ बैठते हैं एनी टाइम, तो हमको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, हम सफाई करते हैं इसको। जैसे बदबू, दुर्गंध और अपने मच्छरों का हाँ, तो ये मच्छर, इससे मच्छर उत्पादन होते ना। और क्या है, हम लोग यहाँ यानी बोलो तो यहाँ 8-9 बजे तक अपना बैठ ही जाते हैं, हमारे चौक है तो ये मच्छर परेशान करेंगे, कुछ परेशान करेंगे। कहीं मोटरसाइकिल आ गई तो आंख पे पानी आता है, तकलीफ बहुत है यहाँ। ये पानी सोख गड्ढा के कारण की समस्या है, ये सब रोडों में पानी बह रहा है, गंदगी रह रही है यहाँ पे, इससे बहुत तकलीफ हो रही है सबको। ऐसा नहीं कि हम लोगों को तकलीफ हो रही है, मोहल्ले में और दूसरे भी आदमी, उन लोगों को भी तकलीफ हो रही है। 1-2 बार शिकायत करके हो गई है, लेकिन इस पर कोई ध्यान दे नहीं रहा है। जैसे सोख गड्ढा भरा हुआ तो किस प्रकार की और दिक्कत हो सकती है? इससे दिक्कत क्या है, यहाँ से गंदगी रहती है ना, ये सब मच्छर मक्खी सब दुनिया की चीज़ें ऐसी रहती है, तो उससे परेशानी तो बढ़ती है ना। सफाई नहीं की गई? सफाई नहीं की गई है, बारिश के पहले से सफाई नहीं, पिछले वर्ष हुई थी सफाई, जब से नहीं हुई है। इस वर्ष बारिश भी चलेगी वैसी, और अभी भी वैसी है। नहीं, देखो ग्रामीण के द्वारा साफ सफाई का ये नहीं है। सोख टैंक, हेडपम्प के नीचे सोख गड्ढा ऑलरेडी बने हुए थे, और कुछ गड्ढे क्षतिग्रस्त भी हो चुके हैं। कुछ गड्ढे अच्छे हैं, मगर वो भी गड्ढे क्या है, बारिश के पानी, कीचड़ और मलमा से वो आज की स्थिति में भर चुके हैं। इसीलिए वो पानी ऊपर से होके साइड से बहते जा रहा है। तो इसके लिए अभी पंचायत के द्वारा कोई प्रयास नहीं किए जा रहे क्या, गंदगी कम हो करके? नहीं, प्रयास चालू है। अभी देखो, अभी तक तो बारिश ही चलते रही, अब बारिश जैसे जैसे कम होते जा रही है। अब इसके बाद चालू करेंगे ही साफ सफाई का कार्यक्रम। इसके पहले, बारिश के पहले पुनः साफ सफाई हो चुकी थी हर गलियों की। प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत स्थानांतरित होकर बालाघाट पहुंचे नगर परिषद बरघाट के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी BL लीलारे ने गुरुवार को पुनः नगर पालिका बालाघाट अधीक्षक पद ग्रहण किया है। आपको बताएं कि नगरीय निकाय में सेवारत वर्ग 1 के पद पर पदस्थ श्री लीलारे इसके पूर्व भी बालाघाट नगर पालिका अधीक्षक के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जहां पूर्व में उन्होंने महात्मा गांधी नगर पालिका स्कूल में शिक्षक के पद पर अपनी सेवाएं दी, जिनका स्थानांतरण बरघाट में अधीक्षक के पद पर किया गया था, जहां से उनका स्थानांतरण लांजी में प्रभारी CMO के पद पर किया गया, जहां से उन्हें बालाघाट नगर पालिका स्थानांतरित कर मुख्य बाबू का पदभार दिया गया, जिन्हें बाद में कार्यालय अधीक्षक बनाया गया था, जहां से प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत उनका स्थानांतरण बरघाट नगर पालिका प्रभारी CMO के पद पर किया गया था, जिन्हें पुनः स्थानांतरित कर बालाघाट नगर पालिका अधीक्षक के पद पर पदस्थ किया गया, जिन्होंने गुरुवार को बालाघाट नगर पालिका परिषद पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया है। आपको बताएं कि इसके पूर्व नगर पालिका परिषद बालाघाट में वाचस्पति त्रिपाठी कार्यालय अधीक्षक का पद संभाल रहे थे। लांजी तहसील के काली माटी से पहुंचे ग्रामीणों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट के अधिकारियों के सामने एक ऐसी मांग रखी कि जिसे सुनकर अधिकारी भी थोड़ा अचंभित रह गए। ग्रामीणों के द्वारा भूमि का हस्तांतरण करने की मांग रखी गई। इस दौरान उन्होंने मत परिवर्तन कर ग्रामीणों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाए जाने की भी मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि वह ग्राम पंचायत कालीमाटी के पहाड़ मत की भूमि पर पिछले कई वर्षों से झोपड़ी नुमा मकान बनाकर रह रहे हैं, जहां पंचायत द्वारा आंगनवाड़ी, सड़क, बिजली, पानी सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं प्रदान की गई है, लेकिन भूमि पहाड़ मत में होने के चलते उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते करीब 70 से 72 परिवार के लोग विभिन्न शासकीय योजनाओं से वंचित हैं। उन्होंने तत्काल पहाड़ मत की भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित कर उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाए जाने की मांग की है। कि पिछले बार अपन वो पट्टे के लिए आवेदन लगाए थे कलेक्टर ऑफिस में आके, तो इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे थे कि क्या हुआ गया कि जानकारी लेने आए। कितने लोग हैं जैसे जिनको पट्टे नहीं मिल पाए? 70-72 लोग गांव में। क्या दिक्कतें हो रही हैं सर? वहाँ पहले क्या पहाड़ी मत की ज़मीन थी, उसमें 30-35 वर्ष हो गए करीबन निवास कर रहे हैं, कच्चा मकान बना के।
तो आज क्या है, इनके नाम से PM आवास की राशि आ चुकी है इनके खातों में, कुछ लोगों के नाम लिस्ट में आ चुके हैं, तो उनका फ़ायदा मिल जाएगा कि पट्टे सच लोग मांग कर रहे हैं पट्टे की, तो हमारे पास उसका पट्टे का लोका झोंका ही नहीं है, तो पट्टे बनाने के लिए अपन ने आवेदन लगाया। अच्छा, लांजी नगर में लगभग 1 वर्षों से कोटेश्वर मंदिर पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो अब तक पूर्ण नहीं हो पाया। मंदिर पहुंच मार्ग में सड़क और 2 पुलियों का निर्माण होना है, जिसमें 1 साल से सिर्फ 2 पुलियां ही बनाए गए। सड़क का निर्माण कार्य अब तक प्रारंभ नहीं हो पाया। आपको बताया कि सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन 4 सितंबर 2020 को मौजूदा जनप्रतिनिधि एवं नगर परिषद के अधिकारी की उपस्थिति में किया गया था, जिसकी लागत लगभग 1 करोड़ रुपए है। लगभग 1 साल से इस सड़क का निर्माण कार्य कछुआ गति से किया जा रहा है, जो अब भी अधूरा है और उसका नतीजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। वहीं देखा जाए तो इस पूरे निर्माण कार्य में नगर परिषद की रुचि भी नजर नहीं आ रही है। अगर इस निर्माण कार्य में नगर परिषद किसी प्रकार की रुचि लेता तो निश्चित ही जल्द से जल्द निर्माण कार्य हो सकता था। जैसे बरसात हो जाती है तो मतलब कीचड़ हो जाता है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। हाँ, और बहुत से पैदल आते हैं। ये रोड बहुत पहले से निर्माण हो रहा है, इसका निर्माण अभी तक होने को है। तो क्या होना था, क्या चाहते हैं आप लोग इसमें? हाँ, तो हम चाहते हैं रोड अच्छे से बन जाए। काफ़ी बहुत सालों से यहाँ प्रक्रिया हो रही है रोड बनने की, अभी तक रोड बन नहीं चुकी है, आधी अधूरी है। अच्छा, रोड अगर बन जाएगी तो क्या क्या सुविधा, मतलब आसानी होगी फिर इसमें? हाँ, कि जो यहाँ के भक्त जो आ रहे हैं उनको बहुत आसानी होगी आने में, और दूर दूर से जो आते हैं उनको बहुत आने में आसानी होगी। सर, आने में परेशानी यह है कि सब कच्ची रोडें हैं, ऊंचा नीचा है, पक्की नहीं हुई है, अभी नया निर्माण है, उसी कारण से तो सड़क बनी है कि नहीं बनी है? अभी सड़क का निर्माण कार्य चालू है सर, पूरा कंप्लीट नहीं है। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि 1 साल से सड़क अधूरा पड़ा हुआ है, क्या बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? ऐसा लग तो रहा है कि सर अधूरा काम है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है, काम प्रगति पर है, चालू है, और पूरी तरह कंप्लीट 12 महीने के लिए रोड बनना चाहिए। मंदिर का आने जाने का अच्छा रास्ता हो, पब्लिक को अच्छी सुविधा हो। अच्छा, 1 साल से काम बंद पड़ा हुआ है, तो क्या लग रहा है किसके लापरवाही? इसको काम तीव्र गति से होना चाहिए सर, पब्लिक की श्रद्धा का विषय है। अच्छा, पब्लिक को हित में देखते हुए काम, पब्लिक को देखते हुए, और गांव भी है इधर में, 2-3 गांव पड़ते हैं, उसको भी आने जाने की सुविधा चाहिए 12 महीने के लिए। स्थिति तो बहुत जर्जर है, अभी बारिश नहीं आई, फिर भी अभी ऐसा लग रहा है कि जाने के लिए बहुत दिक्कत है। तो बरसात में तो बहुत भारी दिक्कत होती होगी यहाँ, और जब इतना प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है तो इसके लिए रोड बनना अनिवार्य रूप से। अच्छा, प्रशासन क्यों ध्यान नहीं दे पा रहा है, क्या लग रहा है? वही तो प्रशासन की बहुत लापरवाही समझ आ रही है, जबकि इतना प्रसिद्ध स्थल रहने के बाद में यहाँ रोड बनना अनिवार्य था। पूर्व नगर पंचायत उपाध्यक्ष उज्जवल श्रीवास्तव ने बताया कि जिस धीमी गति से यह निर्माण कार्य किया जा रहा है वह हम लोगों के लिए बेहद ही अपमानजनक स्थिति है। आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व 4 सितंबर को हमारे द्वारा इसका भूमि पूजन किया गया था और अब तक करीब 1 वर्ष पूरा हो चुका है। इस अवधि में ब्रिज कॉरपोरेशन के बड़े बड़े ब्रिज तैयार हो जाते हैं तो फिर लांजी नगर स्थित कोटेश्वर मार्ग में कुछ मीटर पर छोटा सा ब्रिज और सड़क नहीं बन पाई। ये हम लोगों के लिए एक बेहद ही अपमानजनक स्थिति है। आज से लगभग 8 माह पूर्व 4 तारीख को हम लोगों ने इसका भूमि पूजन किया था, और अब तक अब 8 महीना हो चुके हैं। इस समय में तो ब्रिज कॉर्पोरेशन के बड़े बड़े ब्रिज बन सकते हैं, फिर भी एक छोटा सा ब्रिज और कुछ मीटर की रोड नहीं बन पाई है। इससे आप समझ सकते हैं कि वर्तमान में पदस्थ जितने भी पदाधिकारी हैं वो किस तरीके के लचर है। शायद उनको नगरपालिका में काम करने की रुचि नहीं है, या फिर वो इसे अपने कार्यक्षेत्र का हिस्सा ही नहीं मानते। चाहे हमारे वर्तमान पर पदस्थ CMO हो या सरकार द्वारा मनोनीत जो अधिकारी हैं, वे इसे लापरवाही के साथ साथ अपने कर्तव्य का हिस्सा ही नहीं मान रहे। प्रदेश के शासकीय और अशासकीय संस्थानों में DLED प्रथम वर्ष और 8 शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित M.Ed पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 5 सितंबर 2021 है। M.Ed पाठ्यक्रम में उपलब्ध कुल 340 सीटों में से 50% सीट शिक्षकों के लिए और 50% सीट सामान्य छात्रों के लिए उपलब्ध है। माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्धता प्राप्त 44 शासकीय और 696 अशासकीय महाविद्यालयों में DLED द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में कुल 48,140 सीट्स पर ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया संचालित है। प्रकरणों के निराकरण में न्यायालय तहसीलदार बालाघाट प्रदेश में छठे एवं संभाग में प्रथम स्थान पर। न्यायालय तहसीलदार बालाघाट राजस्व संबंधी न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण में लगातार मध्य प्रदेश में 6वें स्थान पर और संभाग में पहले स्थान पर बना हुआ है।
तहसीलदार रामबाबू देवांगन एवं उनकी टीम द्वारा तत्परता के साथ राजस्व संबंधी प्रकरणों के निराकरण में किए जा रहे कार्यों के कारण यह उपलब्धि हासिल हुई है। कलेक्टर दीपक आर्य ने इस उपलब्धि के लिए बालाघाट तहसीलदार की टीम को बधाई दी है और अपेक्षा की है कि जिले की अन्य तहसीलों की टीम भी ऐसा ही कार्य कर प्रदेश में अग्रणी स्थान बनाने का प्रयास करेगी। नगर के मोती तालाब के पार में लगे विद्युत पोल के विद्युत केबल अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ली जाने का मामला सामने आया है। अज्ञात चोरों के द्वारा करीब 10 विद्युत पोल के अंदर से विद्युत केबल चोरी कर लिया गया। इससे नगर पालिका बालाघाट को करीब 1 लाख रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है। केबल चोरी होने से यह समस्या आई है कि मोती तालाब के आधे क्षेत्र में लाइट चालू हो गई तथा कुछ क्षेत्रों में लाइटें अभी भी बंद होने से अंधेरा पसरा हुआ है। आपको बताया कि कोरोना के समय लॉकडाउन के कारण गार्डन को बंद कर दिया गया था, जिसके चलते पिछले 5 माह से मोती गार्डन की सभी लाइटें बंद कर दी गई थी। मोती गार्डन के समीप निवास करने वाले लोगों के द्वारा लाइट बंद होने पर आपत्ति जताते हुए लाइटों को चालू किए जाने की मांग की जा रही थी, जिस पर नगरपालिका प्रशासन के द्वारा तत्काल ही संज्ञान लेते हुए बुधवार की रात्रि में ही मोती गार्डन की लाइटों को चालू करवा दिया गया था। लाइट चालू करवाने पर विद्युत पोल से विद्युत केबल चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। लाइट तो आधी जली थी, लाइट यानी आधी से अधिक तो लाइट बंदी थी जी, यानी जो मेन पट्टा है ना जो वार्ड नंबर 24 का पूरा उस तरफ का क्षेत्र पूरा ही बंद था। तो नगर पालिका से थोड़ा वो है कि कम से कम एक लाइट चालू करा दे, क्योंकि एक तो अपराधी वार्ड है, ये बहुत बेकार है, पूरा अंधेरा रहता है। आप देखो 2-3 घटना भी हो चुकी है, चैन स्केचिंग हो चुकी है, कोतवाली एफआईआर में 2-3 बार एफआईआर भी करा चुके पूरे मोहल्ले के निवासी लोग ने। एक बार हाँ, प्रशासन से वही निवेदन है कि कम से कम पूरी लाइट चालू करें, आधी अधूरी लाइट को यानी। नगर पालिका में पदस्थ विद्युत शाखा प्रभारी जेएल पारदी ने बताया कि मोती गार्डन में लगे 10 पोलों की लाइट बंद पाए जाने पर चेक किया गया तो पाया गया कि विद्युत पोल के अंदर से अज्ञात चोरों के द्वारा विद्युत केबल चोरी किया गया है, जिसकी एफआईआर दर्ज कराने के बाद जल्द ही उन विद्युत पोल में केबल लगाकर लाइटें चालू कर दी जाएगी। अभी के लॉकडाउन के कारण गार्डन बंद था। कल हमारे सीएमओ साहब का फोन आया कि गार्डन चालू कर दो कहकर, तो कल हमने टेस्ट किए, तो टेस्ट करने में कुछ लाइटें बंद है और कुछ लाइटें चालू है। तो उसमें फिर हमने रात में जाके चेक किया गया, तो जो तालाब की पार की लाइट है कम से कम 10 पोल की लाइट, उसके अंदर से केबल चोर के लोगों ने मार दिया, केबल चोरी चले गए उसके अंदर के। तो उसकी एक एफआईआर दर्ज करा के फिर केबल डाल दिया जाएगा, उसमें चालू कर दिया जाएगा। लालबरा मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर लालबरा बालाघाट राज्य मार्ग क्रमांक 72 पर स्थित ग्राम कनकी में 2 सितंबर को शाम 7:30 बजे बालाघाट की ओर से आ रही जन्नी एक्सप्रेस वाहन एवं सिवनी से बालाघाट जा रही वैगनआर कार की भिड़ंत हो गई, जिसमें कार में सवार 2 लोग बालाघाट निवासी 57 वर्षीय नीता झा एवं उनकी बेटी 24 वर्षीय प्रतिष्ठा झा घायल हो गई। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी रघुनाथ खातरकर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके पश्चात पुलिस के वाहन से दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंकित खरोले के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। इस दुर्घटना में घायल 57 वर्षीय नीता झा को सर में चोट होने के कारण परिवारजनों के द्वारा बेहतर उपचार हेतु निजी वाहन से बालाघाट लाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालाघाट वार्ड नंबर 11 बूढ़ी निवासी 63 वर्षीय अवधेश कुमार पिता स्वर्गीय मानिकलाल झा सामाजिक न्याय विभाग से सेवानिवृत्त है। वे 2 सितंबर को अपनी वैगनआर कार से परिवार के साथ आष्टा मंदिर दर्शन करने गए थे एवं वापस घर बालाघाट आ रहे थे, तभी कनकी बस स्टैंड के पास जन्नी एक्सप्रेस वाहन के चालक ने वाहन को तेज रफ्तार से लापरवाही पूर्वक खतरनाक तरीके से चलाते हुए लाया और सामने से ठोस मार दी। इस मामले में पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 2 सितंबर की शाम को राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी 9 संयुक्त कलेक्टर और 26 डिप्टी कलेक्टरों के स्थानांतरण की सूची जारी की गई, जिसमें बालाघाट से स्थानांतरण होकर जाने वाले 1 अधिकारी और बालाघाट आने वाले 2 अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। जारी की गई सूची के अनुसार बालाघाट में अपनी सेवाएं दे रहे डिप्टी कलेक्टर रोहित बमहोरे का स्थानांतरण पन्ना जिले में किया गया है। वहीं रतलाम में अपनी सुविधाएं दे रही सुश्री कामिनी ठाकुर का स्थानांतरण बालाघाट और रीवा में अपनी सेवाएं दे रहे राहुल नायक का स्थानांतरण बालाघाट में किया गया है। करीब 3 साल से अपने अधिकारियों की लड़ाई लड़ रहे जिले भर के स्थायी पटेलों ने 2 सितंबर को एकजुट होकर शासन की नीति का जमकर विरोध किया और कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को पटेलों को उनके राजस्व दायित्व सौंपे जाने पर मांग की।
ग्रामीण पटेल कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि भू राजस्व संहिता 1959 धारा 222 से 228 के मध्य समस्त ग्रामों में पटेलों की नियुक्ति के विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया है। पूर्व में राजस्व वसूली पटेलों के माध्यम से ही की जाती थी, लेकिन अब यह कार्य मुकद्दम या पटवारियों को सौंप दिया गया है, जिसके कारण पटेलों को अधिकार का हनन हो रहा है। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर शासन को राजस्व की हानि हो रही है, वहीं दूसरी ओर पटेल भी आर्थिक तौर पर काफ़ी परेशान है। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन को ध्यान देते हुए पटेलों को उनके अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। कलेक्टर साहब से मिले, कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिए हैं कि आपको प्रभावशील किया जाएगा करके, और हमारे जो कार्य है वो कार्य कोटवारों से जो कराया जा रहा है वो गलत है। वो कार्य हमारे पटेलों से ही कराया जाना चाहिए। अच्छा, लगभग ये प्रक्रिया कब से बंद है और कब से आप लोगों को? इसको बंद नहीं किया गया है। हम लोगों के पहले जाकर के कोटवार लोग वसूली कर लेते हैं, पटवारी साहब वसूली कर लेते हैं, जो कि पटेलों को B5 देना चाहिए। नियम उनका ये ऐसा है। B5 जब पटेल को दिया जाता है तो B5 के आधार के ऊपर में राजस्व वसूली पटेल वसूल करता है। आज शासन का नुकसान हो रहा है, इस बेस में हो रहा है कि पटेलों को B5 नहीं दी जा रही है। और हमारी ये जो लड़ाई चल रही है, ये कम से कम 4-5 सालों की जो लड़ाई हमारी चल रही है, वो पहले से हम सभी अधिकारियों को दे रहे हैं, मंत्रियों को दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। हमारे अधिकार के लिए हम मांग कर रहे हैं। अधिकार में जो आज जो एक्ट है, राजस्व एक्ट, जो मुकदमों का जो अधिकार है पटेलों का, वो अधिकार में कहीं भी कोई कटौती नहीं है, कहीं उसमें पुनरावृत्ति नहीं है। हमारा जो एक्ट है वो यथावत है। परंतु अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारा अधिकार है, वो हमारा अधिकार का बराबर उपयोग शासन लेना नहीं चाह रही है और हमें देना नहीं चाह रही है। एक तरफ जिले के बस स्टैंड, सरकारी दफ्तरों व अन्य सार्वजनिक स्थानों में दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए कई प्रकार की सुविधाएं नदारद है, तो वहीं दूसरी ओर कलेक्टर कार्यालय पहुंचने वाले दिव्यांगों व बुजुर्गों को भी व्हील चेयर की सुविधा प्रदान नहीं की जा रही। कलेक्टर कार्यालय पहुंचने वाले दिव्यांगों व बुजुर्गों कार्यालय के भीतर प्रवेश करने के लिए बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर जिम्मेदारों की जिम्मेदारी पर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। जब इस समस्या से प्रभारी अधीक्षक को अवगत कराया गया तो उन्होंने कर्मचारी को भेजकर तुरंत व्हीलचेयर बाहर निकाल कर रखने के निर्देश दिए। सवाल ये उठता है कि जब कलेक्टर कार्यालय में दिव्यांगों व बुजुर्गों के व्हीलचेयर की सुविधा उपलब्ध है तो इस सुविधा का लाभ बुजुर्गों और दिव्यांगों को क्यों नहीं दिया जा रहा है। वहीं यहां पहुंचने वाले बुजुर्गों और दिव्यांगों को व्हीलचेयर का इस्तेमाल करने की जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर व्हीलचेयर को कमरे में बंद करके क्यों रखा जा रहा है। यही सभी सवाल जिम्मेदारों की जिम्मेदारी पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। सर, वर्तमान में ये देखा जा रहा है कि एक व्हील चेयर हुआ करती थी करीब 2 से 3 संख्या में, वो व्हील चेयर नज़र नहीं आ रही है। लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों का कहना ये है कि भाई यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। लोग आते हैं जो अपाहिज है, जो चल फिर नहीं सकते या स्वयं के से आ नहीं सकते, उन लोगों को गोदी में उठा के लेके आ रहे हैं, कोई लटका के लेके आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? नहीं है, यहाँ पे व्यवस्था है व्हील चेयर की और उसका लाभ भी मिलता है सभी आम जनता को। वर्तमान में कहाँ है सर? लोगों को तो हम ऐसा देख रहे हैं कि लोग ऐसे टंगा के ला रहे हैं गोदी में। अब ये बात है कहना चाहिए, लेकिन अब उस दिखवा देते हैं उसको। जी। वारासुनी थाना के अंतर्गत ग्राम पिपरिया निवासी चेतन बावने को पुलिस ने गुरुवार को पत्नी को ब्लेड से गला काटने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रीना बावने बुधवार को अपने पिता के घर तुमाड़ी वेयर हाउस के बाथरूम में स्नान करने गई थी। तभी रीना का पति चेतन बावने स्नान गृह के अंदर आया और अपनी पत्नी का गला ब्लेड से काट दिया। परिजनों के द्वारा रीना बावने को सिविल अस्पताल में लाकर भर्ती किया गया, जहां पर उपचार कर बेहतर इलाज के लिए उसे जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर के द्वारा 5 सितंबर वारासिवनी तहसील रामपाली रेत खदान के मामले में लोक सुनवाई आयोजित की गई है। जानकारी के अनुसार वारासिवनी तहसील के ग्राम रामपाली में धार्मिक मंदिर क्षेत्र में कोई रेत खदान प्रस्तावित नहीं है और न ही इस क्षेत्र में रेत खदान आवंटित की गई। रामपाली में जिस स्थान पर रेत खदान आवंटित की गई है वह पूर्व से पिछले 10 वर्षों से संचालित है। ई निविदा के माध्यम से आवंटित खनिज रेत खदान ग्राम रामपाली में पर्यावरण सम्मति से नियमों के प्रावधान के अनुसार 5 सितंबर को लोक सुनवाई आयोजित की गई।
जिला खनिज अधिकारी सोहन सलामी ने बताया कि ग्राम पंचायत प्रधान प्रशासकीय समिति ग्रामवासियों के द्वारा रामपाली वारासुनी रेत घाट पर आपत्ति दिनांक 16 अगस्त 2021 के द्वारा लिखित में प्रस्तुत कर लेख किया गया कि मंदिर रेत घाट में रेत खदान नीलाम न की जाए। कुछ समाचार पत्रों में भी इस संबंध में प्रकाशित खबर के अनुसार धार्मिक आस्था से जुड़े रेत घाटों की नीलामी निरस्त करने की मांग की गई, जबकि वर्तमान में ग्राम रामपाली मंदिर का क्षेत्र धार्मिक स्थल के पास कोई भी खदान की नीलामी नहीं की गई और वर्तमान में मंदिर के पास कोई रेत खदान प्रस्तावित नहीं है। खनिज अधिकारी श्री सलामी ने बताया कि रामपाली खसरा नंबर 1014 भाग रकबा 8.869 हेक्टेयर क्षेत्र में पूर्व से ही विगत 10 वर्षों से नीलामी के माध्यम से खनिज रेत खदान संचालित होती रही। आवंटित खदान आम नीलामी के माध्यम से भी वर्ष 2014 से 31 मार्च 2021 तक लक्ष्मण सिंह राजपूत निवासी होशंगाबाद को स्वीकृत होकर संचालित की जा रही थी, जिस पर शासन के नियमों के तहत पर्यावरण, अनापत्ति, जल एवं वायु सम्मति प्राप्त हुई थी।